आप सभी को अपना चैनल सौरभ सिविल सर्विसेज में स्वागत है। आज हम लोग फिर से एनसीईआरटी क्लास 6 का जियोग्राफी भूगोल सब्जेक्ट का अध्याय दूसरा लेसन दूसरा चैप्टर दूसरा के बारे में जानेंगे। तो हमारे जितने भी प्रतियोगिता भागी हैं, जो आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी या अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो सभी लोगों को क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी का विशेष ढंग से आपको यहाँ सौरभ सिविल सर्विसेज क्लासेज में बताया जा रहा है। तो हमारे सभी प्रतियोगिता भागी क्लास को ज्वाइन करेंगे या सौरभ सिविल सर्विसेज क्लासेज को चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी इससे पहले हम बता दें कि आपका क्लास 6 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर की वीडियो पे बातचीत करेंगे। तो हमारे सभी लोग जितने भी प्रतियोगिता भागी हैं, सभी लोग इस क्लास को ज़रूर सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा ग्लोब के बारे में। किसके बारे में? ग्लोब के बारे में, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। तो यह ज्योग्राफी में ग्लोब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। तो हमारे सभी प्रतियोगिता भागी क्लास ज्वाइन कर लेंगे और साथ ही साथ आप इस सौरभ सिविल सर्विसेज क्लासेज को पूरे देश दुनिया में या चैनल को शेयर करेंगे। और ख़ासकर जो हमारे प्रतियोगिता भागी कमीशन के लिए और जो विशेषकर हिंदी माध्यम से हैं, तो हिंदी माध्यम वाले जो हमारे प्रतियोगिता भागी है वह नकारात्मक बातों से बचेंगे, सकारात्मक पे आप ध्यान दें, यानी पॉजिटिव सोचें कि हिंदी माध्यम का भी रिजल्ट होगा। हम सब इस चीज़ से कतई नहीं यह सोचेंगे कि मेरा हिंदी माध्यम से तो मेरी रिजल्ट नहीं होगा, या ऐसा नकारात्मक विचार लेकर हम कमीशन यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकती। यानी यह नकारात्मक विचारों से बचना है। बट हमें एक बात पे ध्यान देना है कि हमें सही कंटेंट लिखना है। जब भी आंसर राइटिंग हम लोग करेंगे तो सही कंटेंट देंगे, वह इंग्लिश लैंग्वेज हो या हिंदी लैंग्वेज या हमारी जो 22 भाषा की जो लैंग्वेज है। तो हमारी कमीशन जो है 22 भाषा में एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो जिस भाषा में है उसका केवल कंटेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो रिजल्ट हमारी बनेगी। आज से पहले देखिए तो हिंदी माध्यम का भी रिजल्ट हुआ करता था, बट अभी ऐसा नहीं कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट नहीं होगा, बट केवल कंटेंट पे विशेष ध्यान देना है। तो चलिए सभी बात को देखते हुए अब हम आज जो टॉपिक शुरू करेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का ग्लोब और अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सभी लोग क्लास को या चैनल को, सौरभ सिविल सर्विसेज क्लास को चैनल को शेयर कर दीजिएगा और यहाँ से फ़ायदा उठाइएगा आप लोग। चलिए अब हम आपको बताते हैं, उतनी बातों को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। ध्यान दीजिएगा। ये हमारे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में, ठीक। तो यहाँ आप समझने की कोशिश करेंगे, एक एक लाइन को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पे जो जितना बात आपको बताया जाएगा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं पे आपको परेशानी नहीं मिलेगा, बस जितना बात बताया जा रहा है उसको सुना जाए। ध्यान दीजिए। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, यहाँ पे बताया गया है कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। जैसा हमने पृथ्वी के बारे में पिछले क्लास में यानी फर्स्ट अध्याय में आपको बताए हैं। जो हमारे न्यू व्यूअर होंगे, जो पिछले क्लास को नहीं पढ़े हैं, नहीं सुने हैं, तो पिछले वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा और दूसरे चैप्टर को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी जो है गोलाकार नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है कि हमारी पृथ्वी जो है गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। थोड़ी जो है चपटी हुई है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। और यह हमारा सामने जो देख रहे हैं यही मेरा ग्लोब है। यह हमारा क्या है? ग्लोब है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो है यह थोड़ी सी चपटी हुई है। क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है?
जब थोड़ी चपटी हुई है तो यह कल्पना कीजिए कि यह कैसी दिखती है। तो आप कल्पना कीजिए और यह सामने आपका ग्लोब भी लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब जो है पृथ्वी का एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी का जो आकार है वह किस प्रकार की आकार है। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं हम लोग। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब भी हो सकते हैं। अब ग्लोब की बात कीजिएगा तो उसकी आकार और प्रकार विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं। बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन सिस्टम ऑफ फंक्शन जो है उसका सेम होगा। वो बड़ा ग्लोब हो या छोटा ग्लोब हो, लेकिन उसका जो सिस्टम फंक्शन होगा वह सेम होगा। केवल तो यहाँ बताया गया कि बड़े ग्लोब हो जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान हम नहीं ले जा सकते। जो मेरा ग्लोब अगर बड़ा ग्लोब होगा तो उसको हम एक जगह से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं ले जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है। कुछ ऐसा भी ग्लोब है जिसको आप फोल्ड कीजिए यानी मोड़िए और पॉकेट में डाल लीजिए और कहीं पे जाइए तो फिर उसमें हवा डालिए और फिर ग्लोब की आकार उसको बना लीजिए। तो इस तरह से भी आपको मिलते हैं। आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते। ग्लोब जो होते हैं वह स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है। तो इन सब बातों को आप समझिए। हिंदी माध्यम में सबसे बड़ी बात ये होती है कंटेंट। अगर आप कम शब्दों में अच्छे कंटेंट हम लोग अगर लिख पाते हैं तो हमारी भी रिजल्ट बनता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग ध्यान देते हैं, आगे की लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बताया गया कि इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घुमाया जाता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो ग्लोब को हम क्या करते हैं, उसी तरह जिस तरह कुम्हार अपनी पहिया को घुमाता है, हम लोग मेला में जाते हैं तो वहाँ से लड्डू खरीद के ले आता है, उस लड्डू को जिस तरह घुमाते हैं उसी तरह हम ग्लोब के घुमाते हैं। और ग्लोब में हमें कई देश की जानकारी करते हैं, महाद्वीप की जानकारी करते हैं, महासागर की जानकारी। तो सब जो है एक व्यवस्थित ढंग से उस ग्लोब में बताया गया है। और उस ग्लोब को आप किस प्रकार घुमाते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस ग्लोब में देश के बारे में जानकारी कर रहे हैं, उस ग्लोब में आप महाद्वीप के बारे में जानकारी कर रहे हैं, उस ग्लोब में आप महासागर के बारे में जानकारी कर रहे हैं। तो इन सब तरह की जो जानकारी कर रहे हैं तो आप किस तरह से कर रहे हैं वैसे आप घुमाइए। कुम्हार की पहिए की तरह या मेला के खिलौना के लट्टू की तरह आप घुमाइए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से घुमा के आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। और समझाए घुमाने की जो सिस्टम है वह घुमाने की सिस्टम भी वही है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इसकी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है कि इसकी स्थिति जानने के लिए हमें कुछ बिंदु दिया हुआ रहेगा, कुछ पॉइंट दिए होंगे और कुछ रेखा भी दिए होंगे। उस रेखा के भी बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। अक्ष कहा जाता है, क्या बोला जाता है, अक्ष। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। उस झुकी हुई अवस्था में सुई की जो स्थिति उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उसे हम एक को उत्तरी ध्रुव और दूसरा को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एक को उत्तरी ध्रुव और दूसरे को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जाता है। कहाँ से, ध्यान दीजिएगा, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति इसे पश्चिम से हम पूरब की ओर घुमाते हैं, घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है और यह अपने अक्ष के चारों ओर जो है घूमती रहती है, अपने अक्ष के चारों ओर घूमती रहती है। तो इन सब बातों को
आप जो घूमती रहती है इसे हम काल्पनिक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो काल्पनिक रेखा इसे बोला जाता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बताएगा कि आओ करके सीखे, यानी हम लोग आइए प्रैक्टिकल करके सीखते। तो प्रैक्टिकल करने के लिए भी हम इस लाइन को समझने की कोशिश करें। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद ले, ठीक, स्वेटर बुनी वाली सलाई को इसके अंदर घुसा दे। यह सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं और यह प्रयोग करके आप आसानी से प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। तो इन सब बातों के लिए आपको कंसेप्ट जो है आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो आपका यह लेक्चर क्लास 2 में बताया जा रहा है। फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट अध्याय आपको अपलोड कर दिया गया। आज की क्लास में सेकेंड अध्याय और सेकेंड लेक्चर आज अपलोड किया जाएगा। तो चलिए हमारे सभी प्रतियोगिता भागी इसी तरह से यह सौरभ सिविल सर्विसेज क्लासेज के लिए सुनिए, समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं अगले पैराग्राफ के बारे में समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका अभी हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की जो बात कर रहे थे वो आपके सामने में अभी यह दिख रहा है। इसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये हमारी उत्तरी ध्रुव है, ये जो है हमारी उत्तरी ध्रुव है और ये हमारी दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ से देखिएगा, ए भाग आपका चपटा हुआ भाग दिख रहा है, ए भी भाग आपका चपटा हुआ। तो ए भाग जो है पृथ्वी क्या है, थोड़ा सा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे क्या है, चिपटा हुआ भाग है। तो इसके हम आगे जैसे 80 डिग्री है आपका उत्तरी, 60 डिग्री है उत्तरी, 40 डिग्री है उत्तरी, 20 डिग्री है उत्तरी, एक क्या है घटते क्रम में आपको इंडिकेट कर रहा है। तो अब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग जो है इसे विषुवत कहा जाता है। क्या बोला जाता है? विषुवत बोला जाता है। ये जितने लाइन जो है आपके विषुवत इसको बोलते हैं। और पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा आधे भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। मतलब पृथ्वी के उत्तरी भाग से लेके दक्षिणी बिंदु के आधा यानी मिडिल सेंटर यानी सेंटर पॉइंट यानी केंद्र जो है, तो आधा भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे और आधा भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। मतलब काल्पनिक कीजिए कि हम काल्पनिक इस तरह से वृत्त को बनाते हैं एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु भी है। और विषुवत वृत्तों से ध्रुवों तक स्थिति भी होती है। वह समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है। समांतर वृत्त को क्या बोला जाता है? समांतर वृत्त को जो हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं। कौन रेखा बोलते हैं? तो अक्षांश रेखा बोलते हैं समांतर वृत्त को। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। अक्षांश को हमेशा क्वेश्चन रहेगा आपको कि निम्नलिखित में से अक्षांश को किस में मापा जाता है। तो 3-4 ऑप्शन आपका रहेगा, उसमें एक आपको अंश भी दे दिया जाएगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि समांतर रेखा को अंश में मापा जाता है। और आपका क्वेश्चन है कि समांतर वृत्तों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो समांतर वृत्तों को जो बोला जाता है वो अक्षांश रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? अक्षांश रेखा बोला जाएगा। अक्षांश रेखा किसको बोलेंगे? समांतर वृत्तों की रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं। सेम चीज आप यहाँ सुन लीजिए एक लाइन और, कि काल्पनिक रेखा जो है आपका, काल्पनिक रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? तो 2 बराबर भागों में बांटती है। और जिसे हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त बोला जाता है। 2 भागों में बांटने वाली रेखा को हम लोग विषुवत वृत्त बोलते हैं। तो एक एक लाइन समझने की हम सभी लोग कोशिश करेंगे और समझ भी सकते हैं आसानी से। चलिए अब आगे हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे। विषुवत वृत्त शून्य अक्ष है। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती। विषुवत वृत्त जो होता 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त जो है
विषुवत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप जो होता है वह 360 डिग्री होता है। टोटल कितना होता है? यह पृथ्वी है तो यह गोल जो सर्किल है इसका जो टोटल जो वैल्यू होती है वो टोटल जो होता है 360 डिग्री होती है। कितना होती है? 360 डिग्री अंश का 1/4 भाग यानी 90 अंश होता है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। 90 अंश जो है वह उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। यानी 360 जो आपका टोटल अंश है तो उसमें से 90 डिग्री जो अंश होता है वह उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री अंश जो होता है 90 अंश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाती है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तर अक्षांश कहा जाता है तथा दक्षिण वृत्त के दक्षिणी स्थिति सभी समांतर रेखा को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो दक्षिणी अक्षांश और ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। मतलब ऊ जो है ऊ ऐसे जो लिखा हुआ रहता है ये हो गया इंडिकेट उत्तर और द जो इधर लिखा हुआ था ये हो गया आपका दक्षिण। तो इन शब्दों से हम इन अक्षरों से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील यानी दक्षिणी अमेरिका में बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुववृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बोले होरिजेंट विषुवत वृत्त में 20 अंश यानी 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। तो इन बातों को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए और फिर आप रिजल्ट लाने की भी कोशिश कीजिए। अब आगे हम लोग समझते हैं 20 अंश दक्षिण में स्थित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बोलो होरिजेंट जो है 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। जैसा कि चित्र 2.2 से स्पष्ट है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर होते जाते हैं अक्षांशों का आकार जो होता है वह घटता जाता है। क्या होता है? आकार घटते जाते हैं, जैसा कि हमने अभी पिक्चर में आपको 2.2 में बताया भी है। अब हम लोग पिक्चर जो है 2.3 के पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। आपको पता है, अभी बताएं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे जो सतह है वह हल्का सा जो है चिपटा हुआ भाग है। तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया और ये हमारा जो है दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, उत्तरी शीत कटिबंध जो है ये आपको उत्तरी ध्रुव वृत्त पे के रेखा पे है जो कि 66.5 डिग्री वृत्त पे है। यह उत्तरी में कितने हैं? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। और यह 66.5 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच हमारे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध आते हैं। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कितने डिग्री अंश यानी कितने डिग्री अंश के बीच? तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध पाए जाते हैं। और 23.5 डिग्री रेखा को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा कितना डिग्री से गुजरता है? तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री से गुजरते हैं। उसके बाद ये जो है आपका 0 डिग्री तो 0 डिग्री और 360 डिग्री जो हमने अभी बता रहे थे, तो 0 डिग्री से आपका 66.5 डिग्री जो इधर दर्शाता है ये आपके उत्तरी अक्षांश हो गए। और 0 डिग्री से नीचे जो आपके 66.5 डिग्री दर्शा रहा है ये आपका दक्षिणी अक्षांश हो गए।
और यहाँ पर आपका 0 डिग्री जो है यह विषुवत है। कौन वृत्त है? विषुवत है। और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी बिंदु, इसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। कौन रेखा? मकर रेखा बोला जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी से 66.5 डिग्री दक्षिणी में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध पाए जाते हैं। और इसे हम लोग, और दक्षिणी शीत कटिबंध का जो कटता है वह दक्षिणी शीत कटिबंध यानी दक्षिणी ध्रुव जो आपके 66.5 डिग्री पे। तो इन सब कंटेंट को आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपकी रिजल्ट पक्का होगा। आप अच्छा से आंसर राइटिंग करने की केवल प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रत्येक दिन एक क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग करने की कोशिश कीजिए, एक दिन रिजल्ट आवश्यक होगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ एक लाइन और हम लोग समझने की कोशिश करते, क्या आप जानते हैं? तो क्या आप जानते हैं अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। तो इन बातों को भी आप प्रैक्टिकल करें, सोचें, समझें और इन बातों को ध्यान से काम करें। चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं अब महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। इस पॉइंट को हम सब जानने की कोशिश करेंगे कि यह विषुवत वृत्त जो है 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव है और उत्तरी ध्रुव जो है 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव जो है आपका 90 डिग्री के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी है, उसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। फिर से इस लाइन को सुनिए, विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव जो है 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं भी है, उसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है पहला उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितने डिग्री से गुजरते हैं? तो हमेशा ये आपके प्रारंभिक परीक्षा प्री एग्जाम के लिए क्वेश्चंस यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितना डिग्री से गुजरता है? तो 23.5 डिग्री उत्तर से गुजरता है। और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा कितने डिग्री से गुजरते हैं? तो मकर रेखा जो है आपके 23.5 डिग्री से गुजरते हैं दक्षिण से। और विषुवत वृत्त जो है आपके 61.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त से गुजरती है। और चौथा रेखा आपका विषुवत रेखा 66.5 डिग्री दक्षिणी में दक्षिणी ध्रुव वृत्त से गुजरती है। तो इन लाइनों को आप अच्छे से नोट कर ले, ये आपके जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग बोलते हैं VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप याद कर ले हमारे प्रतियोगिता भागी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप अपने दिमाग और दिल में बसा ले, यही आपका रिजल्ट होगा, यही आपकी क्वेश्चंस होंगे। यहाँ तक कि हमारे कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी भी होंगे, उनके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी और वहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी। तो इन सब पॉइंट्स को आप याद जरूर रखें। चलिए अब आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में। पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में पढ़ते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इस लाइन को गौर से फरमाइए हमारे प्रतियोगिता भागी। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर, टोटल अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार
दोपहर में सिर के ठीक ऊपर, ई माथा के ठीक ऊपर, सिर बोले तो यही माथा, कपार, ठीक माथा के ऊपर, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे हम उष्णकटिबंध कहते हैं। उष्णकटिबंध कहते हैं। तो उष्णकटिबंध किसको कहते हैं? तो जब कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, तो इस स्थिति में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तो इसे हम उष्णकटिबंध कहते हैं। तो उष्णकटिबंध में डाउट नहीं होना चाहिए, उष्णकटिबंध में अब डाउट नहीं होना चाहिए हमारे प्रिय प्रतियोगिता भागी। आगे लाइन सुनते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रहे। क्या आपसे पूछ दिया जाए कि मकर रेखा पर क्या ऐसा स्थिति होता है? बिल्कुल नहीं होता है। यह जब भी होगा तो कर्क एवं मकर रेखा के बीच अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार, वो भी वर्ष में एक बार दोपहर में जब सिर के ऊपर होता है तो वहाँ पर ऊष्मा अत्यधिक प्राप्त होती है, तो उसे हम लोग उष्णकटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद, कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद कोई भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है और ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव पर वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है। इसे हम लोग शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंध कब होगा? तो ई बात को जानने की कोशिश कीजिए। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य होता है यानी कम होता है, इसीलिए इसे हम लोग शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। जब उष्ण कटिबंध होगा तो गर्मी अत्यधिक होगी और जब शीतोष्ण कटिबंध होगा तो ठंड ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम होगा, यहाँ वहाँ ऊष्मा ज़्यादा होगा, यानी वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो हमारे प्रतियोगिता भागी, हमें जहाँ तक अनुभव है, जिस तरह से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें लग रहा है, हमें जो अनुभव है कि आपको यह लाइन बिल्कुल समझ में आएगा। तो हमारे सभी प्रतियोगिता भागी से यह गुजारिश है कि यह सौरभ सिविल सर्विसेज क्लासेज को पूरे दुनिया में, पूरे भारत में क्या कीजिए, खूब वायरल, इस चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे सभी प्रतियोगिता भागी कमीशन की तैयारी कर रहे हिंदी माध्यम के लिए यह कंटेंट उनके पास जाए और वह आंसर राइटिंग करे और अपनी रिजल्ट लाएं। हम भी एक उसी प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट है, जो हमें फील हो रहा है वह आपको फील ना हो, उसी फील को दूर करने के लिए यह सौरभ सिविल सर्विसेज क्लासेज क्लास 6 to 12 NCERT प्रारंभ कर दिया है। तो NCERT का आप सभी लोग फायदा उठाएं। चलिए ध्यान दीजिए, उत्तरी गोलार्ध में, अब उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंडा बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं हो पाता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। और शीत कटिबंध में ठंड जो होता है वह ज़्यादा ही होता है। तो हमारे प्रिय विद्यार्थी, प्रिय प्रतियोगिता भागी, आप कमीशन के अलावा भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये सभी कंटेंट बहुत ही ज़रूरी है। चलिए तो आगे अब हम देखते हैं अगले पॉइंट्स की एक नज़र, एक झलक ठीक से देखा जाए। ध्यान दीजिए, ये हमारा उत्तरी ध्रुव चिपटा हुआ है
और इधर जो है हमारा दक्षिणी ध्रुव है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका पूरब से देखिए 150 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 30 डिग्री और ये आपका 0 डिग्री। तो यहाँ से देखिए कि यह घटते क्रम में है और यह 0 डिग्री से इधर अब देखिए तो 30 डिग्री आपका 60 डिग्री पूर्व, और ये आपका है 90 डिग्री, 120 डिग्री, और उसके बाद है आपका 150 डिग्री और 180 डिग्री। तो एक एक लाइन को अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं देशांतर के बारे में। देशांतर के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। देशांतर क्या होता है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए, किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगो द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप की एक अक्षांश जो है वह 20 डिग्री 0 दक्षिण पर स्थित है, और उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, और इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामुत्तर के बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो देशांतर है क्या? देशांतर के बीच की स्थितियां को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो यामुत्तर कहते हैं, क्या कहेंगे इसको? यामुत्तर कहेंगे ना, ध्यान दीजिए। यामुत्तर कहते हैं तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है, और प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है, और ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर सामान्य ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामुत्तर आपस में क्या होती है? एक दूसरे से मिलती है। तो सबसे बड़ी बात यह है हमारे प्रतियोगिता भागी कि आप पैराग्राफ, एक एक पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश कीजिए, सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको आंसर राइटिंग बिल्कुल लिखना आसान हो जाएगा। अक्षांश यानी समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामुत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित से गुजरने वाली यामुत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, इसे हम यामुत्तर को प्रमुख यामुत्तर कहते हैं। इसका मान जो होता है वह 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक के गणना करते हैं हम लोग। पहले समझ लेते हैं, उसके बाद गणना की बात भी बताते हैं हम आप लोग को। पूरब या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामुत्तर तथा 180 डिग्री यामुत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। 2 समान भागों में बांटते कितने डिग्री पर बांटा जाता है? तो 180 डिग्री पर बांटा जाता है। पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। 180 डिग्री जो है यह दोनों रेखा मिलकर इसको एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में से विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूरब के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का प्रयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री और 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम यामुत्तर का एक ही रेखा पर स्थित है। देशांतर यामुत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं असम में धुबरी जो है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री
पूरब देशांत स्थित है। अब उस बिंदु को देखेंगे जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यह बिंदु ध्रुवी के स्थिति का होगा। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपका 80 डिग्री हो गया, तो ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, उत्तरी ध्रुव से घटते क्रम यानी काटती हुई रेखा को यहाँ 40 डिग्री पे पहुँचती है। तो ये आपके प्रमुख 0 डिग्री को हम लोग प्रमुख यमोत्तर बोलते हैं, और 30 डिग्री पूरब से पश्चिम यानी 60 डिग्री को ये रेखा है आपका, इसे हम लोग विषुवत बोलते हैं। इस रेखा को क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा बोला जाता है, विषुवत रेखा। तो इन तरह से हम लोग को समझना है। अब आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। इसको समझने के लिए ना आप एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ अंगर अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है, वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। वहाँ पर क्या कर दीजिए? कुछ छोटा वृत्त को खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ ब द स ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूरब देशांतर एवं क्षैतिज देशांतर उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। तो एक एक पैराग्राफ में जो आपको सारा बात जो जानकारियां बताई जाती है, उसको हम सब पहले जानने की तो कोशिश कीजिए। जब हम इस बात को भली भांति समझ जाते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें एक स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग से कोई बचा सकता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यही वह रेखा है, यही वह रेखा है जिसकी हम लोग जिक्र करते हैं, जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं। यही वह रेखा है। इसको हम लोग जानिए, समझिए और कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, समझिए। देखिएगा, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका मैप अगर आप लोग के सामने एटलस है, तो एटलस को आप देख के समझिएगा। ये आपका जो यहाँ पर डिग्री देख रहे हैं, आपका प्रशांत महासागर है, ये आपका हिंद महासागर है, यहाँ पे भी आपका प्रशांत महासागर है, और ये आपका अटलांटिक महासागर है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है और साथ ही एनसीईआरटी बुक के साथ आप लोग को एक सामने एटलस रखना है, और एटलस अगर आपके सामने में और एनसीईआरटी या बुक, तो यहाँ से आप एक एक पैराग्राफ जो अभी हमने समझा है उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इस पर आप गौर कीजिएगा तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा। चलिए अब यहाँ हम लोग समझिए, एक कागज़ की जो हम अभी प्रयोग बता रहे थे, कागज़ वाली बात, उस पर ध्यान देते हैं। देखिए, एक कागज़ है, एक कागज़ में हमने बताया कि 1 2 3 4 और ए हो गया आपका। तो 1 2 3 4 किस रेखा पर अभी हम आपको बताए हैं? तो ध्यान दीजिए, क्षैतिज रेखा। तो ए आपका जो है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे जो खींचा हुआ रहता है इसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या रेखा बोलते हैं? क्षैतिज। और ऐसे जो खींचा हुआ है इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में जो बताया गया है वो लाइन समझने की कोशिश कीजिए। तो 1 2 3 4 जो है आपका क्षैतिज रेखा पे खींचा हुआ है, और क ख ग घ अंग जो है आपका ऊर्ध्वाधर पे है, और जहाँ पे आपका जो कटान हो रहा है उस पे आपको अ ध स ब द इंडिकेट कर दिया गया। अब इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आप देखेंगे कि वृत्त ख उत्तरी अक्षांश तथा 0 डिग्री के देशांतर पर स्थित है, ठीक है। और अन्य वृत्त की स्थिति अब हम लोग ज्ञात करते हैं। अब हम लोग समझते हैं देशांतर के समय के बारे में। देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है।
सूर्य एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। पूरे वर्ल्ड की बात कीजिए तो यह टाइम जो होता है, टाइम जो निर्धारित किया जाता है, यह एक बहुत ही अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यमोत्तर की स्थिति स्थानीय होगा। क्या होगा? स्थिति जो होगा उस स्थिति में बहुत ही स्थानीय स्थिति होगा। दोपहर में वह बहुत ही स्थानीय स्थिति होगा। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती, सूरज जो है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में है, उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा तथा जो पश्चिम से है उनका समय पीछे होगा, जैसा कि चित्र आपको 2.8 में बताया जाएगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी पर लगभग 24 घंटे का समय होता है। कितने घंटे का? 24 घंटे का समय होता है और अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। कितना घूमती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 मिनट। 1 घंटा में कितना मिनट? 1 घंटा में पृथ्वी कितना मिनट घूमता है? तो 1 घंटा में यह जो है 15 मिनट एवं 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 15 डिग्री 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटा में कितना डिग्री घूमती है, तो 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है। इस बात को याद कर लीजिए। अगर पूछ दिया जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 4 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। इस बात को हमेशा याद रहे। इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच में 15 डिग्री पूरब में समय होगा 15 × 4 यानी 15 चौका 60 मिनट, अर्थात जो ग्रीनविच का समय होगा 1 घंटा आगे होगा। क्या हो जाएगा? 1 घंटा आगे हो जाएगा। वहाँ दोपहर 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच में 15 मिनट पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा हमेशा क्या होगा? पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर समय दोपहर 12 बजे होंगे, तो उस समय की वहाँ की स्थिति डिग्री में पूछा जाए तो 180 डिग्री पर, यानी वह मध्यरात्रि होगा, मध्यरात्रि का टाइम होगा। तो इस तरह से समझिए, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, तो दोपहर में उस समय में घड़ी कितना बजता है? 12 बजता है। जब आकाश में सूर्य जो होता है उच्चतम बिंदु यानी सेंटर पॉइंट पे होते हैं, तो उस समय घड़ी में 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय एवं उत्तर का सभी स्थान को आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यही है आपका जो अभी रेखा जो हम बताए, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के भी बारे में बता दें। अब हम लोग समझेंगे हम मानक समय क्यों मानते हैं। हम मानक समय क्यों मानते हैं, इसके बारे में अब समझते हैं। अलग अलग यमोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर क्या है, उसके बारे में अब जानते हैं। होता है क्या से ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए बहुत ऐसे देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। असम में
जो है असम में डिब्रूगढ़ और भारत में गुजरात के द्वारका जो स्थान है वहाँ में स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है। जो रेखा जो गुजरती है उसी को हम लोग मानक समय बोलते हैं। इस यामोत्तर रेखा का स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है और भारत में 82.5 डिग्री जो है यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूरब को मानक यामोत्तर माना गया। भारत में मानक समय किस डिग्री को माना गया है तो 82.5 डिग्री पूरब से जो है इसको ये भारत में मानक समय माना गया है। यामोत्तर का स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार शाम के यहाँ कितना बजेंगे तो 7:30 बजेंगे। 7:30 बजे शुरू होगा तो देर रात में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच में समय का क्या अंतर है? तो इन सब जानने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। तो ये जो हमारे 82.5 डिग्री है, ये जो हमारे 82.5 डिग्री है, यही हमारा जो है यामोत्तर है। क्या है? यामोत्तर है, यानी मानक समय जो बोला जाता है इसी मानक यामोत्तर को बोला जाता है। भारत का मानक यामोत्तर जो है 82.5 डिग्री पर होता है। चलिए आगे लाइन को समझते हैं अब हम लोग। भारत ग्रीनविच से के पूरब 82 डिग्री पूरब में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए अब लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे तो भारत में 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों में देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 देशांतर पाए जाते हैं। कितने 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरा जाता है। तो आज तक इतना ही। हमारे सभी प्रतियोगिता भागी यह सौरभ सिविल सर्विसेज क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें पूरे भारत में, देश दुनिया में, ताकि हमारा जो NCERT भारत का जो पैटर्न है, सिलेबस है, जहां से हमारे कॉम्पिटिटिव और कमीशन के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आप नज़रअंदाज न करते हुए एक एक लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। जब यह काम आप कीजिएगा तभी आपका एक अच्छा कंटेंट उभरेगा, तभी आप एक अच्छा आंसर राइटिंग कर पाइएगा। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।